हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम नवीन सर ने जो स्पेशल एडवांस सेट कराया है पहला वन, वो 10 सेट चलेंगे। उनकी जो हम हैंड राइटिंग नोट्स में आपको क्लास कराएंगे, बहुत ही कम समय में रिवाइज कराएंगे। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी। अगर कोई कमी दिखाई दे तो आप बेझिझक कमेंट कर कर बता सकती हैं, जिससे कि मैं उस पर अमल कर सकूं और उसे सुधार सकूं। तो आइए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये टाइम को बचाने के लिए ही क्लास चालू की है मैंने। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसे 30 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले जो 5 क्वेश्चन रिवीजन के हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। जो 5 क्वेश्चन रिवीजन के हैं, पहला क्वेश्चन है, मंजूषा चित्रकला किस राज्य की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार की। ये क्या कहाँ की है, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नरोपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी क्या है, डुरंड। ये कब शुरू हुई थी, 1888 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के किस देश से ग्रहण की है। तो ये क्या से की है, साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से जो संशोधन करते हैं हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फतवा ए झांगरी पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बन्नी। बन्नी ने ये लिखी है। देखिए आज के प्रश्न देखते हैं हम। आज के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत कितने राष्ट्रीय पर्व मनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। कौन कौन से, 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय 3 पर्व हैं। वैसे तो ये पर्व बहुत मनाए जाते हैं, होली दिवाली, लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बथुकम्बा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन। 9 दिन ये मनाया जाता है। अर्थ क्या है इसका, माँ जीवित है, इसका अर्थ है। सितंबर अक्टूबर में ये मनाया जाता है। अक्टूबर, आइए अन्य देखते हैं। अट्टुकल पोंगल 10 दिन मनाया जाता है केरल में, और इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहते हैं, इस अट्टुकल पोंगल को। आइए देखते हैं आगे। पोंगल जो बनता है वो 4 दिन बनता है तमिलनाडु में। तरीक है इसकी, तुम मिलना है नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो पागल से क्या हो जाएगा, पोंगल जो बनता है तमिलनाडु में बनता है। ओणम जो बनता है वो 10 दिन बनता है, वो भी कहाँ बनता है, केरल में। आइए देखते हैं आगे। हॉर्नबिल उत्सव जो बनता है वो 10 दिन बनता है, वो भी कहाँ बनता है, नागालैंड में। कांगचिंगबा उत्सव जो बनता है वो भी 10 दिन बनता है, वो कहाँ बनता है, मणिपुर में। मणिपुर की रथ यात्रा भी कहते हैं इसे। सिकरेमी कहाँ बनता है, 10 दिन बनता है, नागालैंड में बनता है। ये बनता आगामी आगामी जनजाति द्वारा ये बनता है। रज पर्व जो बनता है वो 3 दिन बनता है, कहाँ, उड़ीसा में। रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मुकना मार्शल आर्ट्स का संबंध किस राज्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। कहाँ हो जाएगा, मणिपुर, मुकना। थांगता थांगता सरिस सारक कहाँ की भी यहीं की हैं, महाराष्ट्र की। देखते हैं महाराष्ट्र का जो मार्शल आर्ट है, मलखम मर्दाना, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और ये मलखम जो है वो एमपी में भी होता है। इसे 2013 में एमपी ने खेल घोषित किया कर दिया था, राष्ट्रीय खेल एमपी का। आइए देखते हैं केरल का। केरल में क्या होता है, कलारीपट्टू है ये केरल का। तमिलनाडु का क्या है, सिल्वम वर्मकलई है। और मिजोरम का है एम्बुमाई। अंडमान निकोबार में होता है करीब और साल्डू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आठ कलेजा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक भी इसमें शामिल है। यानी कह सकते हैं हम साउथ इंडिया में ये मनाया जाता है। अन्य क्षेत्र के बूटा कोला नागराध में डांस है। आइए देखते हैं आगे। राउबा राउबा नी घेर गुजरात में, चरवा फाग हिमाचल प्रदेश में, राई जवारा मटकी एमपी में बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नृत्य महारियो महारियो द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। प्रमाण क्या है इसका, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा में तो इसका प्रमाण है। नाट्य शास्त्र में इसका नाम ओद्रा है।
आगे देखते हैं। युवा बच्चियों को इसमें गोटिकुआ कहते हैं। इसमें शामिल जो होती हैं, जब राज दरबार में होता था तो इसका क्या कहते हैं, नर्तला कहते थे। इसमें विशेष ज्यामिति पैटर्न बनता है जिसे हम संचल मूर्ति कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। मोहिनीअट्टम, मणिप्रवणम भाषा का प्रयोग होता है इसमें, और बी मेनन और कल्याणी अम्मा ने इसे रिवाइव किया था। कल्याणी अम्मा को इसकी जन्मदाता भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कथकली। कोलिकोट्टू और थोयम से शुरू होता है ये कथकली जो है, और ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कोलिकोट्टू करते हैं। आइए देखते हैं आगे। कुचिपुड़ी, कर्नाटक संगीत इसमें का संबंध इससे ही है, कुचिपुड़ी से। पुरुष पोशाक को इसे, जो पुरुष पोशाक मतलब पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, बगलबंदी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में, नई दिल्ली में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरी ग्रांट गोखले। स्थापना 1928 में हुई थी इसकी। आइए आगे देखते हैं। जगमोहन डालमिया आईसीसी के अध्यक्ष रहे थे, भारत के पहले भारतीय थे, और ये कब से कब तक रहे थे? 1997 से 2000 तक। आईसीसी वर्तमान नाम जो आईसीसी, ये नाम 1989 में धरा गया था, और इस पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? कोलिन काउडरे इसके पहले अध्यक्ष थे, और अंतिम अध्यक्ष थे जाहिर अब्बास, पाकिस्तान से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, खो खो के मैदान की माप कितनी होती है? यहाँ से क्वेश्चन एसएससी भर भर कर पूछती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 गुणा 10 मीटर होती है। इसके खिलाड़ी कितने होते हैं? इसमें 9। और ये बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, 26 गुणा 14 मीटर इसका क्षेत्रफल होता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, 13 गुणा 10 मीटर इसका क्षेत्रफल होता है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 18 गुणा 9 इसका क्षेत्रफल होता है। वाटर पोलो में 30 गुणा 20 मीटर इसका क्षेत्रफल होता है। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें पोलो में 270 गुणा 180 मीटर होता है क्षेत्रफल, और इसमें पोलो में क्या होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? क्षेत्रफल 91 गुणा 55 मीटर का होता है, और इसमें कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। देखिए क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए पोलो को कैसे याद करेंगे? जब पोल कब खुलती है? जब 4 लोग बैठे हों सामने, जब 4 लोगों में पोल खुलती है, तो इससे सही आंसर मतलब क्रिकेट जो इसमें खिलाड़ी होते हैं वो याद हो जाएंगे कि 4 खिलाड़ी होते हैं। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, हॉफमैन का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस से इसका संबंध है। मर्सिडीज डेविस कप भी इससे संबंधित है। शतरंज से संबंधित क्या है? पॉलिटिकन ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी। बैडमिंटन से थॉमस कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप। नौकायान से कौन से हैं? वेलिंगटन कप, शक्ति ट्रॉफी कहाँ से हैं? नौकायान से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य। देखिए हम थोड़ी जल्दी लेकर चलते हैं जिससे कि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए। इस क्लास का उद्देश्य ये है कि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से रिवाइज हो जाए। और जिस भाई को टाइम नहीं मिलता है क्लास देखने के लिए, क्योंकि नवीन सर की 2 घंटे की क्लास है, वो भी इससे रिवाइज मार सकता है, अपना काम चला सकता है। आइए देखते हैं आगे। साहित्य, इसे मैन बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। पहले भारतीय पुरस्कार बुकर पाने वाले कौन थे? BS नायवान। बुक इनकी इन ए फ्री स्टेट। पहले शुरुआत कब हुई थी? 1969 से। पहले थे PH न्यूबॉय। बुक इनकी समथिंग टू आंसर फॉर, इन्हें पहला मिला था बुकर पुरस्कार। पहली भारतीय महिला अरुंधति राय थी। इनकी पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बड़ी कई बार पूछी गई है ये पुस्तक। आइए देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। पहले जो मिला था वो इस्माइल कादरी को मिला था। 2024 में जैन एरपनबैक को मिला है। बुकहैन की फेरोस। अनुवाद किसने किया था? हॉफमैन ने किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
सूची 1 में संशोधन है और सूची 2 में प्रावधान है। तो 52वां संशोधन जो हुआ था वो दल विरोधी कानून के लिए 1985 में हुआ था, जो कि दूसरा था। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, मताधिकार की आयु सीमा को बढ़ा दिया गया था 1989 में, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। और 77वां जो हुआ था, नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने हेतु 1995 में हुआ था। और 91वां जो हुआ था वो मंत्रिपरिषद में के आकार को निश्चित किया गया था, 2003 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना हुई थी इसकी 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य हैं। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के सीएम होते हैं। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में क्या अंतर है? देखिए, संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका संविधान में वर्णन दिया गया हो किसी आर्टिकल में, और गैर संवैधानिक वो होते हैं जिनकी किसी अधिनियम द्वारा स्थापना की गई हो या लाए गए हों किसी अधिनियम द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B में दिया गया है। और संशोधन कौन सा था? 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और रिपोर्ट जो देता है ये राष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष जो देता है वो रिपोर्ट देता है। आइए देखते हैं आगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1986 में आया था। आइए आगे देखते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की पदावधि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है उसे बताइए। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 2 पूर्णकाल के लिए होते हैं, 2 अंशकाल के लिए। वित्त आयोग के सदस्य पूर्णकाल तक अथवा आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे कार्यरत रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के पद पर्याप्त रहते हैं। ये राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो रख सकता है। आइए देखते हैं आगे। वित्त आयोग के सदस्य की पुनर्नियुक्ति संभव है, दोनों सही है ये। आइए आगे देखते हैं। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल कौन से में दिया गया है? वित्त आयोग जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आइए आगे देखते हैं हम। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में है। और ये राज्य जो वित्त आयोग है वो कौन सा? आर्टिकल 243 में है। सदस्य नियुक्ति या कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर है। वर्तमान वित्त आयोग ये 16वां वित्त आयोग है। 2026 से 2030 तक ही चलेगा। अध्यक्ष जो है वो इसके अरविंद पनगड़िया हैं, और पहले जो थे वो केसी नियोगी थे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आइए देखते हैं कितने वो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में की गई थी। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 में। और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया केशव राय ने की थी, 1948 में बनाई थी। और भीमराव अम्बेडकर ने कौन कौन से देखते हैं? बहिष्कार हितकर्णी सभा जो 1923 में मुंबई में BR अम्बेडकर ने बनाई थी। भारतीय बौद्ध महासभा 1955 में BR अम्बेडकर ने। समता सैनिक दल 1927 में BR अम्बेडकर ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो हमारे यहाँ पर 6 राजनीतिक पार्टी हैं, 6 नेशनल पार्टी हमारे यहाँ पर। कौन कौन सी? कांग्रेस पार्टी 1985 में स्थापना, CPI 1964 में स्थापना, AAP आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी नेशनल पार्टी, BJP 1980 में स्थापना हुई थी, इसकी 2012 में हुई थी आम आदमी की। BSP की 1984 में स्थापना हुई थी। NNP 1999 में नेशनल पीपल पार्टी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस चिश्ती संत को चिराग दहली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन। आइए आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहते हैं हम? महबूब ए इलाही, जो इनकी दिल्ली में दरगाह है। बाबा फरीउद्दीन गजे शंकर कहते हैं, पाकिस्तान में दरगाह है इनकी। और मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर राजस्थान में इनकी दरगाह है। और पुद्दू बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए। खानवा का युद्ध राणा सांगा से 1527 में। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से 1528 में। घाघरा का युद्ध अफगानों से 1529 में। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से 1526 में। इसे कैसे याद रख सकते हैं हम? ऐसे याद रख सकते हैं क्रम से
पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाँद पर सो गया और फिर घाघरा ओढ़कर सो गया। तो ये क्रम से याद हो जाएंगे आपको। आइए देखते हैं बाबर के कुल युद्ध जो किए हैं बाबर ने 8 किए हैं 1526 से 30 तक। आइए देखते हैं 1504 में इसने काबुल जीता था। 14 वर्ष की उम्र में ही ये फरगना का शासक बन गया था। जाति जो थी वो इसकी इलवरी, चगताई, तुर्क था। ये गाजी की उपाधि इसने खानवा के युद्ध के बाद जीतने के बाद की थी। पानीपत 1526 में और इसने रूमी विधि और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, जिसे हम तुगलमा विधि भी कहते हैं। तो पर उसका जो प्रयोग किया था इसने। बाबर चगदाई तुर्क भाषा में लिखी गई है, बाबर नामा जो लिखी गई है। आइए आगे देखते हैं। उस्ताद अली मुस्तका, उस्ताद अली एंड मुस्तका बाबर के सेना में थे ये दो लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस किले को बहादुर शाह ने बचाने के लिए राणा सांगा। आइए देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं इसे। निम्न में से किस किले को बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो वो कौन सा किला था? चित्तौड़ का किला था। रानी कौन सी थी? कर्णवती, कर्णावती रानी थी। हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था, लेकिन हुमायूं ने फिर भी इसका जो है वो सम्मान नहीं रखा, कोई हेल्प नहीं की। 1530 से 1540 तक इसका शासनकाल है। फिर इसका 2 बार राज्याभिषेक कह सकते हैं हम, 2 बार शासन किया है 1555 और 1556। फिर ये दारू पीकर सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। आइए देखते हैं 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और वर्सेज हुमायूं के बीच। इसमें दोनों युद्ध ये शेरशाह सूरी जीता था और जो सूर साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध, जिसमें कि हुमायूं जीत गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सूर साम्राज्य के संबंध में कथन देखने हैं। शेरशाह ने 67 वर्ष की आयु में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आप देखिए कितना मोटिवेट होगा वो इंसान। 67 वर्ष की उम्र में भी उसने सूरवंश की साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सूर साम्राज्य की स्थापना 1540 में हुई थी। मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है सॉरी। देखते हैं 1540 से 1545 तक रहा था ये। आइए देखते हैं आगे। 1545 में गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर किले पर यह आक्रमण कर रहा था, जैसे कि गोला जो है वो इसके पास आकर फट गया था। चुनार का किला 1530 में जीता था इसने। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते थे इसे, चुनार के किले को। अगर ऐसा माना जाता भारत में शासन करना था तो इस चुनार के किले को जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था। हुमायूं ने भी इसे जीता था। हुमायूं को भी मतलब अच्छा शासक था वैसे, इतना कमज़ोर भी नहीं था। हुमायूं ने चुनार का किला 1532 में जीता था। इसे 6 महीने घेरे में रखा था रूमी खान है जो शेरशाह का कमांडर था। आइए देखते हैं शेरशाह के कुछ काम। जीटी रोड का निर्माण करवाया था इसने। सड़क आजम नाम से करवाया था इसने। अब ये ऑकलैंड ने इसका नाम बदल कर जीटी भी कर दिया था। इतिहासकार इसके समय अब्बास खान सरवानी थे। पुस्तक लिखी थी इन्होंने तारीख शेरशाही, जो वो पुस्तक लिखी थी। आइए देखते हैं आगे। हजरत ए आला शेरशाह सूरी की उपाधि थी। वर्तमान स्वरूप का जो रुपया है उसका जो आकार है उसका आधार कौन था? शेरशाह सूरी ने दिया था। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। अकबर के शासनकाल में निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसने देखिए दास प्रथा पर जो रोक लगाई थी 1562 में लगाई थी। तीर्थ यात्रा का 1563 में हटा दिया था। जजिया कर की संपत्ति जो जजिया कर था उसकी समाप्ति जो की थी वो 1564 में की थी। इबादत खाना का निर्माण 1575 में। मजहर पर हस्ताक्षर किए गए थे 1579 में स्थापना की थी। मजहर मतलब ये अंतिम निर्णय इसका ही होता था। ये भगवान किसी को नहीं, ज़्यादातर उसके अंतिम देश से ज़्यादा मतलब जो इसके धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनकी नहीं मानता था। ये मानता था मेरा ही अंतिम जो मैं साइन कर दूंगा उसके लिए ये बनाया गया था, वही माना जाएगा। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत चलाया था इसने 1583 में। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध अकबर और हैमू के मध्य हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, सही बात है बिल्कुल। हैमू अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 में हुआ था, ये भी सही है।
ये अंतिम हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर था, ये भी सही है। ये अली आदिल शाह का ये सेनापति था, सूरवंश का था। द्वितीय अफगान वंश सूरवंश को ही कहते हैं, ये भी याद रखना। आइए देखते हैं विजय अकबर की। विजय किसकी हुई थी इसमें? अकबर की हुई थी। 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल रहा था, 49 वर्ष का। और ये मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल था इसका, अकबर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजपूतों के प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फत्ता का संबंध किस राज्य से था? तो ये चित्तौड़ से था। राणा उदय सिंह के यहाँ पर कार्यरत थे। राणा उदय सिंह कौन थे? ये महाराणा प्रताप के पिता थे। आइए देखते हैं अकबर का क्रम जीतने का राजस्थान को। चित्तौड़ इसने 1567 में जीता था, रणथंभौर 1569 में, बीकानेर 1570 में और जैसलमेर 1570 में। इसमें कुछ शायद मिस्टेक है, मुझे लगता नहीं है, देख लीजिए एक बार। गुजरात विजय जो हुई थी 1572-73 में की थी इसने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अकबर ने किस अधिकारी को मदद ए महास के वितरण में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर सजा दी थी? ये मदद ए महास का क्या थी? ये ज़मीन वितरण करता था गरीबों को, ये जो होता है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल नबी खां को। ये सूफी थे, ऐसा माना जाता है अकबर इसके चप्पल को अपने सर पर उठाता था, लेकिन सम्मान इन्होंने अपना खो लिया भ्रष्टाचार करके। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए सम्मान जो है वो अपने दाव पर ना लगाना चाहिए। देखिए अबुल फजल अकबर नामा लिखी है इन्होंने, ये 3 भागों में, थर्ड पार्ट जो आईन अकबरी है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सौरमंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, ठीक बात है बिल्कुल। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहते हैं, ये भी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रिंग ऑफ फायर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से भी संबंधित है, प्रशांत महासागर से और ज्वालामुखी से। अग्नि वलय भी इसे कहते हैं हम। खोज जो की थी एच बोनियोफ ने की थी 1540 में। घोड़े की नाल के जैसा होता है ये, 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 75% ज्वालामुखी यहीं पर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में सत्य कथन। गुम्बदी ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इस ज्वालामुखी के निकास पर सिलेंडर शंकु का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जो है इसका वो है इल्गाचुन ज्वालामुखी कनाडा में जो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अपसादी शैलों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। अपसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अपसादों के निक्षेपण से होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तार इनका लगभग 85% है, इनका ही है। चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो सबसे कठोर होती हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट और बेसाल्ट इनसे निर्मित होते हैं। अपसादी जो चट्टानें होती हैं नंबर 2 पर आती हैं। कोयला पेट्रोल जो निकलता है इनसे निकलता है। चूना लैटेराइट इन्हीं से बनता है। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं एग्जाम्पल स्लेट मार्बल निकलता है इनसे। और चट्टानों का अध्ययन जो कहलाता है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। मोनाकी पर्वत जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है वह किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत। 10,205 मीटर ऊंचाई है इसकी और इसे ही हम व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को ही हम एल्बिडो कहते हैं। जो प्रकाश आता है और वापस चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा। वापसी की शक्ति, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वापसी की शक्ति। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान को कौन सा एक सही आसमान क्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला थर्ड 52%, सेकंड 30% और फर्स्ट 18%। योगदान बता रहा है ये। योगदान जो घटता हुआ है, तृतीय क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र और फिर प्रथम क्षेत्र। जीडीपी में हमारा सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान है, फिर द्वितीय, फिर प्रथम।
किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक हैं। तो चार कारक होते हैं इसके। भौतिक पूंजी होनी चाहिए आपके पास, श्रम होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, ज्ञान और उद्यम भी होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है। तो दादा भाई नौरोजी को रहा है। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1968 में की थी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। विलियम डिग्बी 1899 में। RC देसाई 1931-40 में 2 बार किया था। फिडले सिराज 1911, 22, 84 इन्होंने 3 बार किया था। डॉक्टर BKR बीराज भी इन्होंने भी किया था। निम्न में से युगों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये मतलब जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, मान लो चिप्स बनाने हैं तो आलू चाहिए, तो आलू क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। अंतिम वस्तु क्या होती है? जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं किया सकता। मान लो हमने आलू लिया, वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई, और जो अब चिप्स बना वो अंतिम वस्तु है, क्योंकि अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल्यह्रास क्या होता है? सकल निवेश के मूल्य के किए गए लोभ को, मतलब जो लोभ होता है, घटता है, उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। मान लो नई गाड़ी निकाली आपने स्प्लेंडर 1 लाख की, वो 2 साल बाद 80,000 रुपये की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशुभ शक्ति में केवल 746 वाट होते हैं, वो सही बात है। अशुभ शक्ति में केवल शक्ति को ही मापा जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, सही बात है। देखिए, हम ये जो क्वेश्चन ला रहे हैं ना नवीन सर, ये बहुत ही छांट कर क्वेश्चन ला रहे हैं, बहुत ही मेहनत के बाद। तो ज़्यादातर बच्चे इन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रियल में जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ये 1990 का दशक नहीं है कि साहब वो चलिए कि ताजमहल कहाँ पर है। तो थोड़ा सा क्लास में रुकने की कोशिश करा करें, क्लास पूरी जरूर देखा करें। आइए देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा मोटे तौर पर 300 डॉप्सन इकाई है। पृथ्वी की मोटाई किलोमीटर में मापी जाती है, ऐसा नहीं है डॉप्सन में मापी जाती हो, कभी गहरा समुद्र हो। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्र किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक ही होती है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 90/38 SR और 2 प्लस। देखिए प्लस लग रहा है ऊपर तो समझो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, और माइनस लग जाए तो समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। किस समय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आप एक बात जान लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही परमाणु निर्माण होगा, परमाणु द्रव्यमान। आइए देखते हैं हम। परमाणु संख्या भी उतनी होगी, ये तीनों बराबर में होती हैं, बराबर होती हैं एक दूसरे के। तो देखिए परमाणु संख्या कितनी होगी? 38 हो गई। नीचे वाली जो होती है वो परमाणु संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी होती है, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है। और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 36 है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो 38 है टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो कितने हो गए? 36। न्यूट्रॉनों की संख्या जो 52, अगर हम इसमें 90 में से 38 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 52। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 38, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये और ये परमाणु क्रमांक संख्या ये बराबर होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न तत्वों में से किन तत्वों को न्यूट्रॉन से विखंडन हो जाता है? ये क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा कट गया है, माफ़ी चाहेंगे। तो ये क्या होता है? यूरेनियम 236 से विखंडन हो जाता है न्यूट्रॉन का, और प्यूटेरियम 239 से विखंडन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? देखिए जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लीवेनहॉक हैं। और जीव विज्ञान के अरिस्टो हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है। और वर्गीकी विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस, जिन्होंने वर्गीकरण किया है। विषाणु विज्ञान के जनक कौन है? इवानोव्स्की। आधुनिक विकास विज्ञान के जनक कौन है? डार्विन है। और विकासशील परिस्थिति के जनक कौन है? लेमार्क हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए ये आयु अपुष्पीय पौधे होते हैं, ब्रायोफोटा जो होते हैं, इन पे फूल नहीं आते, उन्हें कहते हैं ब्रायोफोटा। ये क्रिप्टोगैस पादप हैं जिसमें भ्रूण नहीं बनता, भ्रूण बनता तो फूल जरूर आते। यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। उभयचर जैसे मान लो हम कहते हैं ना, जैसे दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक होता है उभयलिंग जो दोनों नहीं होते, तो ऐसे ही इसमें इसे हम उभयचर ही कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा कथन सही है? और ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, ये बात बिल्कुल बात सही है। ऑर्थोपोडा कौन से जंतु आते हैं इसमें? जैसे झींगा, मच्छी, केकड़ा, मच्छर वगैरह वगैरह जो आते हैं छोटे छोटे कीट, वो उन्हें कहते हैं। 1845 में बॉन्सी बोल्ड ने इसे बताया था। इसमें होता क्या बताया था? एक सिर होता है, एक धड़ होता है और एक पेट होता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का है। कीट वर्ग के जंतु जगत का संबंध सबसे बड़ा संघ है। कीट जो है ना, कीट वर्ग, जैसे मैं बताया था, कीट वर्ग जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सबसे बड़ा संघ है उनका पृथ्वी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाना। रूस के कजान में हुआ था, ये 16वें नंबर का हुआ है ब्रिक्स का संबंध। 15वां जो हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2023 में। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में 6 नए सदस्य जुड़े हैं 1 जनवरी 2024 को। अर्जेंटीना ने मना कर दिया जुड़ने से, तो अब 5 ही जुड़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के मुख्य अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम अय्यर को। PT ऊषा वर्तमान अध्यक्ष हैं इसकी, 1984 में ओलंपिक में गई थी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। चेस फेडरेशन के कौन है? नितिन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, दिल्ली करेगा और पहली बार करेगा ये यूनेस्को। कुल देश इसमें जो है वो 21 हैं। पहला सत्र जो हुआ था वो 1997 में पेरिस में हुआ था। भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वर्मा है। स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वर्मा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है? ये कौन है? इन्फोसिस के संस्थापक थे चित्रा बनर्जी दिव्याकर्णी ने ये लिखी है पुस्तक। और संस्कृति के आयाम भी जो पुस्तक लिखी है वो मनोरम मिश्रा ने लिखी है, ये भी नई पुस्तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। CM जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 206 फीट है ये। मूर्ति जो है वो 125 फीट है। आधार इसका 81 फीट है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे। तो आपको बताइए क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर भी बताना। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। देखिए आपके कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम भी, और बताया करें कि क्लास कैसी लगी। इससे ज़्यादा हम आपसे कोई उम्मीद नहीं करते। ओके भाई, थैंक यू। और क्लास पूरी ज़रूर देखा करें।